हेलो बच्चों, फोकस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका बेटा स्वागत है। मैं आपको बेटा फिज़िक्स पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 11 की। ठीक है बेटा, 11th की जो फिज़िक्स है वो जो पिछले साल आया करती थी, आपको पता है वो कोर्स चेंज हो चुका है और जो अब नया कोर्स है वो एनसीईआरटी की लागू हो चुका है। और बेटा याद रखिएगा, जो एनसीईआरटी है वो केंद्र से प्रकाशित होने वाली बुक है और इससे एग्ज़ाम में इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी आईआईटी और नीट के एग्ज़ाम्स होते हैं एनसीईआरटी से ही अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसी को प्रेफर किया जाता है। तो ये बात आपके लिए बहुत अच्छी है बेटा कि इस साल आप एनसीईआरटी से पढ़ाई करोगे। लेकिन बेटा याद रखना, इम्पोर्टेंट क्या है, बच्चे जब कक्षा 11 में जाते हैं बेटा तो बड़े बड़े सपने देखने लग जाते हैं। वो सोचते हैं मुझे आईआईटी में जाना है, मुझे नीट क्रैक करनी है, मुझे यहाँ जॉब लगनी है, मैंने साइंस ले ली, मैं बहुत बड़ी स्टूडेंट हो गई, मैं बहुत बड़ा विद्यार्थी हो गया, या मैंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, कक्षा 10 में मैंने 90% बना ली। याद रखना बेटा, कक्षा 10 के बाद जब बच्चा 11वीं में प्रवेश करता है तो बिल्कुल नया होता है। वो बच्चा न तो इंटेलिजेंट रहता है और न वो बच्चा बिल्कुल डफर हो जाता है। याद रखना बेटा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है 11वीं के बाद से, चाहे वो बच्चा साइंस ले, चाहे वो आर्ट्स ले, चाहे वो कॉमर्स ले। जो बच्चे बेटा आर्ट्स ले, जैसे आर्ट्स वाले बच्चे सोचते हैं सब्जेक्ट ईजी है तो वो पढ़ाई नहीं करते हैं बेटा, तो वो आगे कमज़ोर पड़ जाते हैं। जो बच्चा आर्ट्स में पहले दिन से ही मेहनत करता है बेटा, वही बच्चा कामयाब होता है। यानी मेहनत तो चाहे आप आर्ट्स लो, चाहे आप साइंस लो, या चाहे आप कॉमर्स लो। कॉमर्स तो खैर मैं प्रेफर बिल्कुल नहीं करता किसी बच्चे को, या तो आप आर्ट्स लो या आप साइंस लो बेटा। तो बेटा मेहनत तो आपको सब में करनी पड़ेगी। याद रखना बेटा, वही गिरता है जो घोड़े पर सवार होता है। वो आपने सुना ही होगा बेटा, गिरेगा वही जो घोड़े पर सवार होगा, जो घुटनों के बल चलेगा वो क्या गिरेगा। तो बेटा यदि आप गिरते भी हो और तो उठोगे भी सही, और गिरेगा वही जो लड़ेगा बेटा। तो आपको लड़ना है, खुद से लड़ना है, आपको पढ़ना है बेटा। बेटा एक दिन में पढ़ाई नहीं होती, एक दिन में साइंस समझ में नहीं आती। आपको हो सकता है 1 महीना लग जाए फिजिक्स समझने में, आपको केमिस्ट्री में हवा उड़ जाए, आपको मैथ समझने में टाइम लगे। लेकिन बेटा एक बात बताएं, जिंदगी में हमने कोई काम भी किया और हम आसान काम के ही पीछे भागते रहे तो हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। याद रखना बेटा, रास्ते में जो कांटे हैं, रास्ते में जो हर्डल्स लगे हुए हैं, रास्ते में जो बाधाएं हैं, वो मंजिल का जो आपकी जो सुनहरी मंजिल है उसका रास्ता है बेटा। कभी भी आप आसान रास्ते के चक्कर में मंजिल को मत भूलो बेटा। जो रास्ता मिले, जिस रास्ते से तुम जा रहे हो उसी पर चलो और उसी पर मेहनत करो और आप इस मेहनत से आगे बढ़ सकते हो बेटा। याद रखना, हमसे जुड़े रहोगे बेटा, कहीं ना कहीं आप जरूर कामयाब हो जाओगे। और एक बात सदैव याद रखना बेटा, हम जो पढ़ाते हैं हम एक मेंटोर है, हम केवल आपको समझाते हैं बेटा। हमारा जो पार्ट रहता है वो केवल 10% ही रह जाता है बेटा। 90% मेहनत आपको खुद करनी पड़ती है बेटा। बच्चे के पास कोई बहाना नहीं होता, जब तक वो खुद मेहनत नहीं करता कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। हम कोचिंग वाले कुछ भी नहीं कर सकते बेटा, पढ़ाते सभी हैं। अब इम्पोर्टेंट बात बेटा, याद रखना बेटा, मैं जो पढ़ाऊंगा मेरे से जो बच्चा पढ़ेगा, मैं बेस पे ज़्यादा काम करता हूं बेटा। याद रखना, बेस अगर मजबूत होगा बेटा, 12 मंजिल की जो इमारत है वो खड़ी किस पर है बेटा, नींव पर खड़ी है। हम नींव पर काम करेंगे, एक एक लाइन पर हम फोकस करेंगे बेटा। अब बेसिक्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे फिजिक्स के। बच्चे बेटा बड़ी बड़ी सोचने के चक्कर में 11th का बेसिक बिल्कुल खत्म हो जाता है बेटा। याद रखना, 11th का फिजिक्स जब खत्म हो जाता है, 11th का जब कॉन्सेप्ट उड़ जाता है ना बेटा, दुनिया का कोई एग्जाम चाहे वो साइंस का क्लियर नहीं कर पाता है। तो बेटा आपको याद रखो, 11th में मैं तुम्हें सलाह दूंगा बेसिक पर चलना, बेसिक्स पर काम करते रहो बेटा। दुनिया के बड़े बड़े से जो एग्जाम है वो भी आप क्लियर कर लोगे। लेकिन बेटा मेहनत आपकी है, हम आपको बता ही और समझा ही सकते हैं। अब बेटा मैं जो चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं, पहला चैप्टर इसलिए शुरू नहीं किया बेटा, वो जो बेसिक्स है बेटा वो केवल फिजिक्स के, उसमें क्या क्या आता है, कौन कौन से बल हैं, क्या है क्या नहीं है, उसमें कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। इसके बाद पहले जो मैं चैप्टर शुरू करने वाला हूँ बेटा वो है चैप्टर नंबर 2, मात्रक एवं मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इंग्लिश टर्म्स में हमेशा लिखाऊंगा, ठीक बेटा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यानी बेटा हम फिजिक्स में काम आने वाले जितनी यूनिट्स हैं, जितने मात्रक हैं और जो मापन है, मापने के तरीके हैं, उस पर बात करेंगे। और आप अचंभित रह जाएंगे, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मात्रक लिखते आ रहे हैं, लेकिन आप मात्रक बनाना सीखेंगे। आप ये पता लगेगा मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, मापन की दुनिया में कितनी विधियां हैं बेटा। तो ये बहुत 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 बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हल्के में मत लेना। क्वेश्चन ज़रूर कम नंबर का आता है लेकिन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है बेटा। तो देखो
इस चैप्टर को शुरू करने से पहले बेटा, ये मैं पहले ही पढ़ाता हूँ, पहली क्लास में मैं शाखाएं बताता हूँ बेटा। एक बात बताएं, आप जो काम आप शुरू कर रहे हो आपको पता नहीं है वो कितने भागों में बटा है, उसमें है क्या क्या, तो आपका पढ़ना बेकार है। तो बेटा हम सबसे पहले बात करते हैं भौतिकी की शाखाओं के बारे में। तो देखो फिजिक्स, भौतिकी की दुनिया के अंदर दो मूलभूत शाखाएं हैं, वो कौन कौन सी है बेटा? वो है चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी को कहते हैं बेटा क्लासिकल फिजिक्स। चिरसम्मत भौतिकी क्या है बेटा? आपने सुना होगा वैज्ञानिकों के नाम, अभी वाले में पुराने वाले, कौन कौन? आइजैक न्यूटन। न्यूटन का नाम किसने नहीं सुना? सेब गिरा था 1600 ईस्वी में लगभग उनकी पैदाइश है, यानी बहुत पुराने वाले। क्लासिकल म्यूजिक आपने सुना होगा, पुराना म्यूजिक। तो क्लासिकल शब्द यूज होता है शास्त्रीय या पुराना। हमारा जो हिंदी में टर्म यूज होती है बेटा वो है चिरसम्मत भौतिकी, क्लासिकल फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स वो है बेटा जो पुराने समय में दी गई है। वो वैज्ञानिक कौन है बेटा? आइजैक न्यूटन, कोपरनिकस, गैलीलियो, ये जितने भी उस समय के वैज्ञानिक हुआ करते थे बेटा। याद रखना बेटा, जितनी हम गति पढ़ते हैं, बल, गति, ये सब किसमें आते हैं बेटा? चिरसम्मत भौतिकी में, क्योंकि ये पुरानी फिजिक्स है बेटा। दूसरी जो फिजिक्स है जो वर्तमान में जिन पर सबसे ज़्यादा कार्य होता है, जो सबसे ज़्यादा मान्य है, वो कौन सी फिजिक्स है? वो मॉडर्न फिजिक्स है, आधुनिक भौतिकी। अपनी जो 11th क्लास की फिजिक्स है वो आप ये मान सकते हो कि पूरी की पूरी कौन सी भौतिकी है बेटा? क्लासिकल फिजिक्स, पुरानी वाली फिजिक्स। अच्छा एक बात सुनिए बेटा, मेरी नज़र में कक्षा 11 की फिजिक्स कक्षा 12 से कठिन है। इसकी वजह है बेटा, इसके जो एप्लीकेशंस हैं, 11th की फिजिक्स के एप्लीकेशंस बहुत मुश्किल होते हैं। लेकिन बेटा आप मेरे साथ एक एक क्लास पढ़ते रहोगे, आप कोचिंग से और अपने आप से मेहनत से जुड़े रहोगे बेटा, तो आप पूरी कर सकते हो बिल्कुल। पिछले साल वाले बच्चों से आप पूछ सकते हो 11वीं का उनका कॉन्सेप्ट कैसा है, ठीक है। और दूसरे बच्चे बेटा वो 11वीं में पढ़ते हुए 12वीं के बारे में सोचते रहते हैं, तो बेटा उनकी 11th पूरी खत्म हो जाती है। ये गलती आप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि पूरी की पूरी लगभग क्लासिकल फिजिक्स जो पुरानी फिजिक्स है, ज़्यादातर, पूरी नहीं, ज़्यादातर कौन सी कक्षा में? 11th क्लास में, ठीक है। चिरसम्मत भौतिकी के भाग बेटा, सबसे बड़ा जो भाग है वो है यांत्रिकी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिक्स। वस्तुओं की गतियों का अध्ययन, द मोशन ऑफ थिंग्स। वस्तुओं की जब गति का जब अध्ययन करते हैं बेटा तो वो मैकेनिक्स में आता है। आपने इंजीनियरिंग का नाम सुना होगा, मैकेनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसमें गाड़ी, वाहन, गाड़ी, हवाई जहाज, ये सारा जो इंजीनियरिंग है बेटा वो किसके अंदर आता है? यांत्रिकी में या मैकेनिक्स में। जिन बच्चों को इनमें इंटरेस्ट होता है वो इसको इस टॉपिक में भी क्या होता है? इंटरेस्ट होता है बेटा। इसका एक दूसरा भाग, ठीक है, वो क्या है? ऊष्मागतिकी। हमारे कक्षा 11 में फिजिक्स में ये थर्मोडायनेमिक्स। बेटा आपने नाम सुना होगा, ऊष्मा, ताप, एंट्रोपी, ठीक है, ऊर्जा। इसके अलावा ऊष्मा का स्थानांतरण, ऊष्मा एक से दूसरे पदार्थ में जाती है, ये सब हम किस में पढ़ते हैं? यानी ऊष्मा, ताप, एंट्रोपी, इन सबको हम किस में पढ़ा करते हैं? फिजिक्स के कौन से भाग में? ऊष्मागतिकी में। आगे बात करते हैं बेटा, अगला जो पार्ट है विद्युत चुंबकत्व, ये कक्षा 12th में आता है आपके। कौन सी में आता है? कक्षा 12th में। तो बेटा विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, बेटा विद्युत और चुंबक का जो सम्मिलित प्रभाव है, विद्युत और चुंबकत्व। याद रखो बेटा, ये वायर है, तार, हम कक्षा 12 में पढ़ेंगे। ये तार से चुंबकीय क्षेत्र भी संबंधित होता है। क्या संबंधित होता है? चुंबकीय क्षेत्र। तो बेटा जब विद्युत चुंबकत्व, इसको एक साथ क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकत्व हम पढ़ेंगे बाद में, और विद्युत चुंबकीय तरंगे भी इसी टॉपिक से संबंधित है। चिरसम्मत भौतिकी का अगला भाग ध्वनि विज्ञान, अकॉस्टिक्स। ध्वनि विज्ञान ये ज़्यादा बड़ा पार्ट ये है नहीं बेटा, छोटा भाग है। जो ध्वनि का अध्ययन किया जाता है वो ध्वनि विज्ञान एकॉस्टिक्स में किया जाता है। इसको अपन कह सकते हैं कंपन और तरंगों को पढ़ते हैं बेटा। याद रखना बेटा, ध्वनि क्या एक तरंग है, इसलिए हम तरंग बोल सकते हैं। और ये बेटा लिखा तो छोटा सा है, लेकिन अपने जो कक्षा 12 है उसका सबसे मेजर पार्ट है ये प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स। हर एग्जाम में पूछा जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑप्टिक्स। प्रकाश से संबंधित घटनाओं का, प्रकाश का जो अध्ययन है, और इसी में अपन लेंस, दर्पण, इनको भी पढ़ते हैं। ये पार्ट क्या कहलाता है? दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी। तो ये प्रकाशिकी कहलाता है, ऑप्टिक्स, ठीक है, प्रकाश की प्रकृति एवं घटनाएं। अब अपन आगे बढ़ते हैं बेटा, अब अपन बात करते हैं किसकी? आधुनिक फिजिक्स की, मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी के जो प्रकार है मैंने नीचे लिखे हैं बेटा। देखो आपने सुना होगा एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम। बेटा एल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो, उनकी शख्सियत के बारे में आप YouTube पे सुनो, किताबों में पढ़ो, आपको बहुत चौंकाने वाले तथ्य आपके सामने आएंगे बेटा।
दुनिया में जितने महान वैज्ञानिक, महान लोग हुए हैं बेटा, उनका बचपन ज़्यादातर बच्चों का बेटा अभावों में, मुश्किलों में और बुरी घटनाओं के साथ बीता होता है। आपने सुना होगा किसका नाम, आइंस्टीन का। इसके अलावा बेटा आपने थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुना होगा। देखो आपने कहानियों में, फिल्मों में इनके बहुत नाम सुने और आप सोच रहे होंगे सर वापस क्यों बता रहे कहानियाँ। बेटा याद रखना, आप जो आज हो बेटा, ज़रूरी नहीं वही स्थिति हमेशा रहे। आप अपने आप को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जा सकते हो आपकी मेहनत के द्वारा, पढ़ाई के द्वारा। किताबों से आपको प्यार करना होगा बेटा, कि पढ़ाई से प्यार करना होगा। याद रखिएगा बेटा, हम अब जो आने वाली ज़िंदगी जिएंगे बेटा, वो अपने लिए और अपने माँ बाप के लिए और अपने घर वालों के लिए जिएंगे बेटा। आप जो अब करोगे वही मेहनत आपके बाद में काम आएगी। अब ये आपको चूज़ करना है, हमें टाइम पास करना है या पढ़ाई करनी है। बहुत से बच्चे टाइम पास के लिए कोचिंग स्कूलों में जाते हैं, और बहुत से बच्चों का उद्देश्य सिर्फ क्या होता है बेटा, पढ़ना। पढ़ने वाला बच्चा कहीं ना कहीं ज़रूर कामयाब होता है। अब इधर देखिए, मैं कहानी सुना रहा था आपको आइंस्टीन की। तो बेटा जो एल्बर्ट आइंस्टीन थे ना, वो बचपन में वो उनके टीचर कहा करते थे कि ये मंद बुद्धि बालक है, और उनसे पढ़ाई भी नहीं होती थी। वो यूँ कहा करते थे टीचर से कि मैं ये चीज़ क्यों याद करूँ जब ये मुझे इस किताब में मिल सकती है। बेटा याद रखिएगा, इस प्रकार के बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, इसको सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाता, और आगे आके चलकर वो दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक साबित होते हैं। तो बेटा याद रखिएगा, अपनी मेहनत और अपने दृढ़ निश्चय के बल पर आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे एल्बर्ट आइंस्टीन ने किया। ठीक है, इनके बारे में बहुत सारी बातें आप पढ़ना। तो बेटा ये जो अपेक्षिकता है, ये जो टॉपिक है किसका, मॉडर्न फिजिक्स का, अपेक्षिकता, रिलेटिविटी, ये इतनी खतरनाक फिजिक्स है कि 11वीं 12वीं में पढ़ाई भी नहीं जाती है। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादातर टीचर्स भी नहीं जानते हैं। बहुत हाई लेवल की जब स्टडीज़ फिजिक्स की जाती है तब पढ़ी जाती है रिलेटिविटी। याद रखना, रिलेटिविटी किसने दी, एल्बर्ट आइंस्टीन ने। कोई बात ही कोई ये चीज़ तुम्हें बताएगा नहीं, लेकिन आपको याद होनी चाहिए कि रिलेटिविटी किसने दी। रिलेटिविटी जो चीज़ है, अपेक्षिकता जो भाग है फिजिक्स का, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने बेटा ब्रह्मांड के बहुत सारे सिद्धांतों को दिया है और बहुत सारी घटनाओं का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो वास्तव में है क्या अपेक्षिकता, पूछ सकता है 1 नंबर में अपेक्षिकता क्या है, अपेक्षिकता के अंदर किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो देखो, उन पिंडों की गतियों का अध्ययन जिनका वेग प्रकाश के वेग के समान है, क्या कहलाता है, अपेक्षिकता। बेटा ये मार्कर है, मान लो इसकी जो वेग है वो प्रकाश के वेग के बराबर है, इसका जो वेग है वो किसके बराबर है, प्रकाश के वेग के बराबर। तब इसका जो अध्ययन होता है वो किसके अंदर आता है बेटा, रिलेटिविटी के अंदर या अपेक्षिकता के अंदर। अगला जो भाग है वो क्वांटम फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम भौतिकी। इंग्लिश में भी क्वांटम कहते हैं और हिंदी में भी क्या कहते हैं, क्वांटम। वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो फिजिक्स के सिद्धांत है, जो वर्तमान बिल्कुल लेटेस्ट फिजिक्स है, वही कौन सी फिजिक्स है बेटा, क्वांटम फिजिक्स, नवीन भौतिकी सिद्धांत। सबसे नई फिजिक्स कौन सी है, क्वांटम फिजिक्स। इसके अलावा आधुनिक भौतिकी में कौन सी फिजिक्स आती है, परमाणु भौतिकी। बेटा परमाणु है ना, इसका विकास बहुत बाद में हुआ है, जबकि जो न्यूटन है इनके सिद्धांत बहुत पुराने हैं। यानी बेटा परमाणु भी किसके अंदर आता है, आधुनिक भौतिकी में। तो परमाणु से संबंधित, परमाणु की संरचना, इसके गुण वगैरह का अध्ययन किया जाता है, वो किस में किया जाता है, परमाणु भौतिकी में। और ये जो सबसे खतरनाक और जानलेवा भौतिकी है वो कौन सी है, नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स। जितनी भी नाभिकीय घटना है, सूर्य की जो नाभिकीय घटना है, इसके अलावा पृथ्वी पर हम जो नाभिकीय घटनाएं पढ़ते हैं करते हैं, यूरेनियम की, क्रिप्टन की, जिनॉन की, इतनी सारी पढ़ेंगे कक्षा 12 में। ये पूरा चैप्टर है शानदार सा। तो बेटा ये क्या कहलाती है, नाभिकीय भौतिकी। तो बेटा आप ये बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको लिख लीजिए, मैं इसकी PDF भी आपको सेंड कर दूंगा। आप देखते हैं आगे। देखो बेटा, जो हम पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है मात्रक। वो क्या है बेटा, मात्रक यानी यूनिट। मात्रक क्या है इसको समझेंगे, पहले इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं, फिर इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, किसी भौतिक राशि का मापन एक निश्चित आधारभूत यादृच्छिक, यानी बेटा ये वर्ड का इंग्लिश मतलब होता है रैंडम, रूप से चुने गए मान्यता प्राप्त संदर्भ मानक। संदर्भ मानक आप कह सकते हो रेफरेंस स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड यूनिट भी डायरेक्ट कहते हैं इसको। ठीक है, संदर्भ मानक मात्रक यानी यूनिट कहलाता है। बेटा एक एक शब्द का मतलब बताऊंगा और हवा में नहीं उड़ाएंगे अपन, परिभाषा पढ़ लिया आ गया। बेटा देखो,
एक समय था जब 2-3 हज़ार 4 हज़ार साल पहले लोग बाज़ार से कोई चीज़ उनको ख़रीदनी होती थी तो एक बात बताए, दुनिया में कोई इंसान कोई चीज़ ले बिना कोई चीज़ देता नहीं है बेटा। हर इंसान को पेट की भूख होती है, यानी वो कुछ जब देता है तो उसके बदले में कुछ उसकी उम्मीद करता है कि वो मुझे मिले और मैं अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करूं। तो बेटा वो समय ऐसा होता था, मैं बाज़ार से कुछ लेने गया, ठीक है। अब उस समय क्या पैसा नहीं चलता था, रुपया नहीं चलता था, तो क्या होता था सुनो, सोना चांदी हुआ करते थे। अब मैं क्या करूँ, 5-6 सोने के सिक्के हुआ करते थे कि 5 सोने के सिक्के में मैं चीज़ खरीद ली। तब उस ज़माने में उन राजाओं ने क्या किया कि 1 सोने के सिक्के की कुछ कीमत फिक्स कर दी और उसका कुछ वज़न फिक्स कर दिया। लेकिन बेटा कोई पहले से पता थोड़ी था इंसान को इसका कितना होता है। तो बेटा किया क्या, सोना काटा 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 काटा, अपनी मर्ज़ी से काटते गए, फिर एक चीज़ पर कि हाँ ये सही है। बेटा ऐसे चुनने को कहते हैं यादृच्छिक। हम बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ अचानक चुन लेते हैं या मर्ज़ी से चुनते हैं, चेंज कर करके अब कुछ भी बाहर निकल आए, उसको बोलते हैं रैंडम, यादृच्छिक, यानी कोई चीज़ फिक्स नहीं थी। अब एक एक चीज़ समझेंगे बेटा, एक निश्चित। अब बेटा बाद में जब रुपया, जब अंग्रेज़ों का समय था तो भारत में रुपया चला और रुपये का एक मानक फिक्स, एक वैल्यू फिक्स कर दिया। और 1 रुपये की ये वैल्यू है, इससे आप चीज़ें खरीद सकते हो। और 1 रुपये की कहीं 2 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 हो गए, फिर 1000 भी हो गए। लेकिन वो सब 1 रुपये के भाग है बेटा। किसके भाग है? 1 रुपये के। 1 रुपया फिक्स कर दिया। अब बात आती है वज़न की। बेटा आपको पता हो अभी वज़न चलता है अपने 1 किलोग्राम का बाट, ऐसा होता है बाट, आपने देखा होगा, ये 1 किलोग्राम का बाट। तो बेटा 1 किलोग्राम बना कैसे? बेटा याद रखना, इसके पहले अपने यहाँ सेर चला करता था, आपने पुराने घरों में देखा होगा सेर, 1 सेर 2 सेर। तो बेटा ये बना कैसे? देखो बेटा, वैज्ञानिकों ने मीटिंग करी फ्रांस के पेरिस में उन्होंने मीटिंग करी कि यार द्रव्यमान नापने का, किसी का वजन नापने का भी तो कुछ होना चाहिए। और वैज्ञानिक अलग अलग चीज़ों को लेकर आए, ये वो, ठीक है। फिर बेटा उन वैज्ञानिकों की एक पदार्थ पे सहमति बनी है। वो पदार्थ ऐसा था बेटा, वो बेलनाकार एक पदार्थ है जो फ्रांस के म्यूजियम में रखा हुआ है। उसका कुछ ना कुछ वजन है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। वो वजन को हम 1 किलो माना। उन वैज्ञानिकों ने उस वजन को क्या मान लिया? 1 किलोग्राम। बेटा कहीं लिखा हुआ था क्या कि वो 1 किलोग्राम है? आप मिट्टी उठाओगे, पता है क्या वो 1 किलोग्राम है? मिट्टी कैसे तोलोगे? 1 किलो के बाट से। तो बेटा ये बाट भी तो किसी ना कैसे बना होगा। फिर उन्होंने क्या किया, उसको मान्यता दी, लिख के दिया कि हाँ 1 किलो का बाट ऐसे चलेगा। इसके अलावा उसको स्टैंडर्ड बनाया, यानी मानक बनाया। इस चीज़ को क्या कहते हैं? मात्रक। अब समझो बात, किसी भौतिक राशि का मापन एक निश्चित आधारभूत यादृच्छिक रूप से चुने गए मान्यता प्राप्त संदर्भ मानक, वो क्या कहलाता है बेटा? मात्रक कहलाता है। अब मूल रूप से ये कितने प्रकार का होता है, बात समझना बेटा। मूल रूप से 2 प्रकार का होता है, एक तो मूल मात्रक, एक व्युत्पन्न मात्रक। बेटा मूल मात्रक वो है जो दुनिया में सबसे बेसिक है, वो खुद एक अपने आप में मूल है, शुरुआती है, उनको मूल मानना पड़ा। और दुनिया के 100, 150, 50, हज़ारों जितने भी मात्रक है उन्हीं मूल मात्रकों से बने हैं, ठीक है। बात समझिएगा, जैसे द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। दूरी का मात्रक क्या है? मीटर। समय का मात्रक क्या है? सेकंड। ताप का मात्रक हम केल्विन लेते हैं बेटा। क्या लेते हैं? केल्विन। डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, क्या लेते हैं? केल्विन। ये ऐसे मात्रक है बेटा, ये उदाहरण ऐसे हैं जो मूल मात्रक कहलाते हैं। यानी दुनिया में सभी मात्रक इन मात्रकों से ही बनते हैं। ये अपने आप में क्या है? मूल। आगे इनकी लिस्टें सब अपन अलग से लिस्टेड करेंगे, इनको फिलहाल मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो खुद में अपने आप में पूर्ण होते हैं, ये खुद किसी से नहीं बने होते, मूल है, मूल ईंटें हैं ये साइंस की। तो इनको मूल मात्रक, वे मात्रक जिनकी सहायता से अन्य सभी मात्रक निर्धारित होते हैं, क्या कहलाता है बेटा? मूल मात्रक। जैसे मैंने बता ही दिया, किलोग्राम को केजी, मीटर को एम और ये एस, ठीक है। दूसरा प्रकार का मात्रक कहलाता है बेटा व्युत्पन्न मात्रक। इनसे बनने वाले दुनिया के सभी मात्रक क्या कहलाएंगे बेटा? व्युत्पन्न होने वाले मात्रक। वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से निर्धारित होते हैं क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, बल का मात्रक क्या है? एग्जाम्पल लिख लेना, बल का मात्रक न्यूटन। बल का मात्रक है बेटा न्यूटन। इसको किससे लिखते हैं? एन से। तो न्यूटन मूल मात्रक नहीं है, क्योंकि ये इन्हीं से बना हुआ है। कैसे समझना?
बेटा चूंकि बल बराबर क्या होता है mg, ये तो आपको छोटी क्लास में पता है। m का द्रव्यमान, m का जो मात्रक है वो क्या है किलोग्राम, और g का गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी किलोग्राम मीटर सेकंड, इसको आप ऊपर लेकर माइनस में लिख सकते हो। तो मुझे बताओ क्या इस न्यूटन के अंदर किलोग्राम मीटर और सेकंड नहीं छुपा हुआ था? तो यानी बेटा जो एग्जाम्पल में हमने लिखा न्यूटन, क्या लिखा न्यूटन, तो न्यूटन वास्तव में किलोग्राम मीटर और सेकंड से बना, यानी दुनिया के सभी मात्रक इन्हीं मात्रकों से बने हुए। बाकी बात बेटा मैं अगली क्लास में करूंगा। और बेटा आपको ये कॉपी में नोट करना है, ठीक है। मैं आपको वक्त वक्त PDF भी भेजता रहूँगा। थैंक यू।